हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर मीनूज शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर एपिसोड में मैं वेलनेस के अलग अलग एक्सपर्ट से आपको मिलवाती हूं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक डेंटल कंसल्टेंट डॉक्टर सौरभ गौतम। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं डेंटल इश्यूज़ के बहुत सारे मिथ्स के बारे में। वेलकम टू द शो डॉक्टर सौरभ गौतम। वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू मैम। डॉक्टर सौरभ, डेंटल हेल्थ की जहाँ बात आती है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हाइजीन रखना चाहिए, ओरल हाइजीन होना चाहिए, प्रॉपर ब्रशिंग होनी चाहिए, या इम्प्लांट हो गया, कैविटीज़ हो गई, रूट कनाल्स हो गए। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, तो मुझे अच्छी लगी आपकी बात कि देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू डेंटल हेल्थ। तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि कौन सी और प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। डेंटल हेल्थ जिसे हम ओरल हेल्थ भी कहते हैं, बेसिकली इसमें 3 चीज़ें होती हैं: टूथ ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड टंग क्लीनिंग। नॉर्मली जैसे हमें क्या पता होता है कि अच्छा दांत साफ रखने हैं, क्या करना है, ब्रश करना है, लेकिन ब्रश भी 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, कितनी बार यूज़ कर रहे हैं और किस टेक्निक से यूज़ कर रहे हैं। ओके। और जो फ्लॉसिंग होती है वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी कि टूथ ब्रशिंग है जी। क्योंकि दांत के 4 सरफेसेस होते हैं। ओके। आगे पीछे वाला तो हम चलो टूथब्रश से साफ कर लेंगे जी। लेकिन साइड वाला जो कॉन्टैक्ट एरियाज होते हैं वो आप कोई भी ब्रश यूज़ कर लीजिए, वहाँ नहीं जा सकता। तो उसके लिए डेंटल फ्लॉसिंग होती है। इट इज़ अ थ्रेड, ठीक है, जो कि मेडिकेटेड होती है, नॉर्मल थ्रेड नहीं या टूथपिक नहीं। एक फ्लॉस होता है, उसको हम दांतों के बीच में डालते हैं सो दैट कि थोड़ा थोड़ा खाना भी जो फंसा हुआ है वो निकल जाए। ओके। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि सर हम दांत साफ रखते हैं, हमारे दांत क्लीन है, हम 2-3 बार ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी बैड ब्रेथ आती है। वो इसलिए आती है कि हमने दांत साफ कर लिए, फ्लॉसिंग कर ली, लेकिन टंग क्लीनिंग हमने नहीं करी। तो जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं हमारे टंग पे आ जाते हैं, उन्हें हमें साफ करना वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दैट मेक्स ओरल हाइजीन। ओके। टंग क्लीनर के लिए भी कोई स्पेसिफिक टंग क्लीनर लेना होता है? लाइक जैसे मेटल वाले भी अवेलेबल होते हैं, प्लास्टिक के भी अवेलेबल होते हैं, तो कौन सा लाइक विच इज़ द राइट टंग क्लीनर? बेसिकली मैं तो प्लास्टिक प्रमोट करता नहीं, तो वैसे जो आपके नियर, ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत दूर जाके लेना पड़े, जो आपके नियरेस्ट शॉप पे अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर ब्रांड है जिनका आता है, ओके, तो यू कैन परचेज फ्रॉम योर नियरेस्ट शॉप। मेटल वाला यूज़ कर सकते हैं आप तो, कॉपर वाला, लेकिन थोड़ा प्लास्टिक आप अवॉइड करो। ओके। बाकी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर सौरभ, किस टाइप के पेशेंट्स आपके पास मैक्सिमम आते हैं? बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो 2-3 कैटेगरी के आते हैं। फर्स्ट, एक जिनके दांत में कीड़े लगे होते हैं, जो कैविटीज नॉर्मली कहते हैं। सेकंड होते हैं जिनके दांत एकदम साफ होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सेंसिटिविटी होती है, गम प्रॉब्लम्स होते हैं। और थर्ड होते हैं जो थोड़े ओल्ड एज में हो जाते हैं या थोड़े नेग्लेक्टेड पेशेंट होते हैं जिनके दांत थोड़े हिलने लग जाते हैं। तो 3 चीज़ में डिवाइड होते हैं, जैसे दांत, फिर मसूड़े, द गम और द बोन। ओके। दांत में जो होता है वो कैविटीज हो गई, स्टेन्स हो गई, दैट वी कैन क्लियर। जो मसूड़े वाला होता है, मसूड़े में क्या होता है ना, जब हम बहुत तेज ब्रश करते हैं तो जो मसूड़े की जो गम लाइन होती है वो रिसीड हो जाती है। ओके। प्रेशर से क्योंकि हमें पास स्क्रबिंग टेक्निक पता है, तो लोग स्क्रब करते हैं, दांत तो साफ हो जाते हैं, बट क्या होता है जो मसूड़ा है वो इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू, तो वो करके ऊपर हो जाता है, तो जो स्पेस बचता है उधर पानी लग के ठंडा रखने लगता है। और इस प्रॉब्लम को हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। वहाँ पे खाना फंसेगा, ब्लड आएगा, ब्लीडिंग होगी, और वो उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेज में हो जाता है पेरियोडोंटाइटिस, जिसे हम नॉर्मल टर्म में पायरिया भी कहते हैं। तो इट इज़ लाइक कोई भी चीज़ आप निगलेक्ट करोगे पहले दांत पे आएगी, और निगलेक्ट करोगे मसूड़े पे आएगी, देन फाइनल जो स्टेज आएगी जिसमें दांत मोबाइल होने लग जाता है वो पायरिया आता है, पेरियोडोंटाइटिस। अक्सर देखा जाता है हम ब्रशिंग प्रॉपर करते भी हैं, लाइक जैसे मॉर्निंग इवनिंग ब्रश भी किया, और ध्यान भी रखते हैं, मीठा भी कम खाते हैं या इकट्ठा खाते हैं, बार बार ना खाकर, जैसे अक्सर डेंटिस्ट बताते हैं। बट फिर भी कई बार लोगों को ब्रशिंग के टाइम ब्लीडिंग होती है, तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? मैम बेसिकली ब्लीडिंग इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। ओके। ज़्यादा होगी तो ज़्यादा, कम होगी तो कम। तो बेसिकली इट्स लाइक कि हमारी बॉडी हमें बता देती है कोई भी चीज़ स्टार्ट होने वाली थी इनिशियली। तो ब्लडिंग क्या, ब्लड का साइन होता है कि जैसे हमारे दांत एक लेवल है, जैसे सपोज हमारा नेल होता है, सपोज दिस इज अ टूथ, दिस इज गम लाइन, ये है। अब क्या होता है जैसे लोग बहुत तेज से ब्रश करते हैं तो ये ऊपर चला गया, तो जो उसकी जगह थी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाना फॉर्म हो गया। अब क्या होता है ना कि लोग एकदम से बोलते हैं कि सर हमारा खाना फंस रहा है, तो वो चीज़ जो स्पेस है वो ओवरनाइट नहीं डेवलप हुई। वो कब क्या डेवलप हुई है, थोड़ा थोड़ा खाना फॉर्म हो रहा था,
आपने प्रॉपर रिंसिंग नहीं करी, आप माउथ वॉश यूज़ नहीं करते, आपने फ्लॉसिंग नहीं करी। तो बेसिकली फ्लॉसिंग इज इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बाकी 2 सर्विसेज बचते हैं 2 कॉन्टैक्ट एरियाज के, उसके लिए फ्लॉस उधर खाना ना फंसे, उसके लिए फ्लॉसिंग ज़रूरी होती है। तो कोई फ्लॉस नहीं करते तो वहाँ पे खाना फंस जाता है। तो एक इट्स लाइक अ बैलून, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाना आएगा और स्पेस बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि यू कैन ईजिली इंसर्ट कोई भी इंस्ट्रूमेंट। दैट्स हाउ वी सी कि कितना ऊपर रिसीड गया है। जी। तो एंड इट इज अ स्टार्टिंग ऑफ गम प्रॉब्लम, जिंजाइवल प्रॉब्लम। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके दांत साफ हो तो आपकी ओरल हाइजीन अच्छी हो। अगर आपके गम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, आपको ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम तब भी है। सो डेंटल हेल्थ में इट इज़ नॉट ओनली द टूथ, गम हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जी ओके। डॉक्टर सौरभ, ऐसी और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी में विच आर नॉट रिलेटेड टू द टूथ बट दे आर बिकॉज ऑफ द डेंटल हेल्थ? यस मैम, दिस इज़ प्योरली, मैं इसको नेग्लिजेंस में बोलूँगा। सपोज़ क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारे बहुत सारे दांत हैं, एक निकल गया तो कुछ नहीं होता। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे सपोज पीछे के दांत हैं, किसी ने दांत निकलवा लिए बिकॉज ऑफ कोई भी रीज़न, क्या कीड़ा लग गया हो, उसमें क्या होगा ना, जब नेक्स्ट टाइम आप खाना खाओगे वो प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाओगे तो जैसे डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, तो वो आपको बॉडी को नहीं लगेगा। तो एक चीज़ आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करेगी। सेकेंड चीज़, अगर आपका पेट ठीक नहीं होगा, आप प्रॉपरली खाना नहीं खा रहे, आपका पेट ठीक नहीं होगा तो और भी डिजीज़ होती हैं। अल्सर होगा आपके माउथ पे, जो गर्ड होता है रिफ्लेक्स होगा, इट कैन अफेक्ट योर डेंटल हेल्थ ऑल्सो। कभी बार क्या होता है कि पेशेंट कुछ हैबिट डेवलप करता है, लाइक नेल बाइटिंग, गुस्से के टाइम क्लिंचिंग, और रात को जैसे कटकटाने की आदत। तो इससे बेसिकली क्या होता है, जो हमारा TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो इससे अटैच जितने भी मसल्स होती हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। तो जिसकी वजह से पेशेंट को धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे यहाँ पे पेन होना स्टार्ट होता है। बट वही चीज़, आप कुछ भी चीज़ निगलेक्ट करोगे वो 0.1 से कब 0.10 पे पहुँच जाएगी हमें नहीं पता। तो इट्स लाइक कि व्हेनेवर यू फीलिंग कि थोड़ा सा भी पेन है, जस्ट विजिट योर लोकल और जो नियरेस्ट डेंटिस्ट, सो दैट कि कोई चीज़ डेवलप होने से पहले आपको पता चल जाए। क्योंकि डेंटल का सिंपली ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ ट्रीट देम एज सून एज यू सी इट फर्स्ट। attention time saves नहीं। राइट जी। सो डॉक्टर सौरभ, व्हाट इज द राइट टाइम टू विजिट अ डेंटिस्ट? मतलब डेफिनेटली बच्चों में, बड़ों में अलग अलग होता होगा। सो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को ये ज़रूर बताएं। बेसिकली हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को बायएनुअली एक बार रेगुलर चेकअप के लिए आएँ, once in 6 months। उसमें क्या होता है, प्रोफेशनल क्लीनिंग कराइए आप, ठीक है, और स्केलिंग से कहते हैं। और उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ अगर डेवलप हो गई तो हमें पहले पता चल जाएगा और हम उसको पहले स्टॉप कर सकते हैं, rather than वो चीज़ बाद में बड़ी हो जाए, बाद में पेनफुल हो जाए उसको दोबारा एक्ट करने के लिए। करेक्ट जी। तो बच्चों में भी यही 6 months का ड्यूरेशन ही ठीक है? यस मैम। और किस एज से आपके पास, लाइक फ्रॉम व्हाट एज should the children be going to the dentist for regular visits or consultation? बेसिकली किड्स का इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं होता, बट इट्स लाइक कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ द किड्स, द पीडो पेशेंट, तो उस प्रॉब्लम को, जैसे यू कैन, आपका बेबी हुआ, उनका पहले आता है, यू जस्ट विजिट द क्लिनिक और द डॉक्टर, अब या नियरेस्ट आपके कोई फ़ोन पे आप करो, तो जस्ट टेक द प्रिकॉशन यू नीड टू टेक केयर, ताकि वो चीज़ डेवलप ना हो। अच्छा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बेबी है, वो दूध पीता है, दूध पी के सो जाता है, अब मिल्क होता है, इट्स अ काइंड ऑफ शुगर, तो जब वो दांत पे होता है तो वो पे केरीज धीरे धीरे स्टार्ट होती है। बट अगर पेरेंट्स को पहले ही पता है, वो क्या करेंगे, कॉटन, बेबी को ब्रश तो कराएंगे नहीं, जस्ट कॉटन को पानी में डिप करके गम पैड पे या हल्का से 1-2 दांत आगे उस पर कर दिया, तो उससे क्या होगा ना कि जो आने वाले दांत होंगे वो भी हेल्दी रहेंगे। सेकेंडली, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो rather than वेट करना कि बच्चे को दर्द हो या दूध के दांत हैं, तो इट्स बेटर कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। जी। सो डॉक्टर सौरभ, एक चीज़ बहुत कॉमनली नोटिस करी जाती है कि विजडम टीथ हमारे सीधे नहीं आते, अक्सर टेढ़े होते हैं, और उनकी वजह से आगे वाले दांतों में अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई बार हमारा एक मोलर हमें निकालना भी पड़ता है। और अक्सर लोग सोचते हैं कि अब इतना पीछे का दांत है और हम खाना खा ही पा रहे हैं, तो हम इम्प्लांट क्यों करवाएं या उसको रिप्लेस क्यों करें? तो क्या उसको रिप्लेस करना इतना इम्पोर्टेंट है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ओके मैम, बेसिकली जो भी हमारे दांत होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सपोज जो हमारे आगे वाले दांत हैं उनका फंक्शन होता है कटिंग जी, तो पीछे वाले दांत हैं उनका फंक्शन होता है कि वी च्यू फूड,
क्योंकि उनका सर्फेस एरिया बड़ा होता है। तो कोई भी चीज़, जैसे सपोज हमारे दो दांत पीछे होते हैं जो मेनली, अब अगर हम एक निकाल देंगे तो जितना भी लोड है वो एक दांत पे पड़ जाएगा। सपोज आप 2 बंदे एक कार्टन उठा रहे हैं, एक बंदा हो जाए तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ जाएगा। सेकेंडली हमारे दांत की एक टेंडेंसी होती है मूव करने की। सपोज आपका पीछे का दांत आपने निकलवा दिया, आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है ना, जो साइड वाला दांत है वो उस एरिया को कवर करने की कोशिश करेगा, जो ऊपर का दांत है वो नीचे की तरफ चलेगा। तो एक चीज़ क्या है कि आपका एक दांत निकल गया, आसपास के दांत मूव हो रहे हैं, आपका पूरा डेंटिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सेकंड चीज़, हड्डी हमारे दांत को पकड़ के रखता है। तो जब तक दांत है हमारा, हड्डी की हमारी लेवल अच्छा है। एक बार जब दांत हट गया तो बोन भी उस रिग्रेस करती है, रिजॉर्ब करती है। तो हमारे दांत को लगाने का कोई एक रीज़न नहीं है। एक तो अपना डेंटिशन आपका अच्छा रहेगा, सेकेंडली चीज़ क्या है, आप खाना अच्छे से खा पाएंगे। और दांत रिप्लेस करने के भी 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक रिमूवेबल होता है जो कि हम नॉर्मली मना करते हैं, बट इट्स लाइक ऑप्शन है तो हम पेशेंट को बताते हैं। सेकंड ऑप्शन है जैसे फिक्स, ये था रिमूवेबल। फिक्स में हमारे 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है ब्रिजेस, एक होता है इम्प्लांट। कई बार क्या होता है कि पेशेंट इतना अफोर्ड नहीं कर पाता तो दे गो फॉर ब्रिजेस। ब्रिजेस में क्या होता है, हम आगे वाला दांत है उसकी कटिंग करते हैं, उसमें कीड़ा लगा या नहीं लगा है हम उसको कटिंग करते हैं नेसेसरली, और फिर उसके सपोर्ट से पिछला दांत रिप्लेस करते हैं। अगेन हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि फिर पेशेंट को आफ्टर 5 years 7 years प्रॉब्लम अराइज होने लगती हैं। अच्छा। इसलिए इम्प्लांट को हम बेस्ट ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट और ड्यूरेबल ट्रीटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दांत रिप्लेस हुआ है, आप एक ही दांत लगा रहे हो, आप उसी बोन में काम कर रहे हो, rather than unnecessarily आप बोन कटिंग करके या नेसेसरी आपने साथ वाले दांत को छेड़ के। जी बिल्कुल। तो बेसिकली इम्प्लांट में क्या होता है, सपोज एक दांत निकल गया तो हम एक स्क्रू डालते हैं, स्क्रू इज नोन एज इम्प्लांट। अलग अलग, टाइटेनियम का बेसिकली सबसे बेस्ट होता है, तो हम बोन के अंदर डालते हैं एंड हम उसको छोड़ देते हैं ताकि उस इम्प्लांट के आसपास बोन ग्रो हो। एक बार जब वो बोन में फर्म हो गया देन वी टेक द इम्प्रेशन एंड देन हम कैप लगा देते हैं। बट ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप आज क्लिनिक पे गए या हफ्ते में हो गया जी। तो हीलिंग पे डिपेंड करता है पेशेंट की, और 1 से 1.5 महीना में लगा के छोड़ना पड़ता है इम्प्लांट को। सो डॉक्टर सौरभ, मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स बताएं जो डेंटल हेल्थ के लिए घर बैठे लाइक उनके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड दे मस्ट डू दैट, दे मस्ट फॉलो सम डूज एंड डोंट्स मे बी। ओके, सो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट डूज है कि आप हर 6 महीने में डेंटिस्ट को विजिट करें। डेंटिस्ट आपके दांतों को देख के आप द टाइप ऑफ ब्रश, ठीक है, वो बता पाएंगे कि आपको मीडियम या हार्ड, देर आर किसी रीज़न से मीडियम हार्ड सॉफ्ट है, वो क्यों रीज़न से। हम केमिस्ट पे जाके बोलते हैं कि आप हमें बस ब्रश दो, वी डोंट नो। सेकेंड चीज़, आपको क्या करना है कि जब भी आप खाना खाएं, सपोज आपने ब्रश कर लिया बट डे टाइम में आपने लंच खाया, खाना फंसता गया, फिर आपने रात में ब्रश करा, ऐसा नहीं होता। आप अगर एक चाय के साथ बिस्किट भी ले रहे हैं तो जस्ट क्लीन योर माउथ, लाइक रिंस करो। अच्छा, रिंस करना है क्योंकि रिंस करना इज इक्वली गुड। रिंस करना इट्स बेसिकली कोई भी चीज़ थोड़ा थोड़ा करके जमा होती है, पर जब थोड़ा सा जमा हो रहा है हम तभी उसको क्लीन कर दे तो वो चीज़ आगे जाके नहीं होगी। सेकेंड चीज़, अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है, मैं उनको बोलूँगा कि आप मीठा मत खाओ, तो वो मेरी बात तो मान लेगा, पीछे जाके खा के आ जाएगा। तो इट्स लाइक कि पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखनी है। बच्चे क्या अक्सर क्या करते हैं ना कि मीठी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, द कैरेमल थिंग, द टॉफ़ी, द आइसक्रीम, जो मीठी चीज़ होती है वो यूजुअली स्टिकी होती है, वो दांत में स्टिक हो जाती है। और जहाँ भी कोई भी चीज़ फूड एक्यूमुलेशन होगा वहाँ पे कैरीज के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक और चीज़ जो पेरेंट्स नेगलेक्ट करते हैं, इट्स लाइक कि जो वो ब्रश यूज़ करते हैं, जो वो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वो सेम अपने बच्चे को कराते हैं। अब कोई चीज़ बच्चों के लिए बनी है, फॉर अ रीज़न बनी है। इट्स लाइक कि द मेन डिफरेंस बिटवीन बच्चों के टूथपेस्ट में और बड़ों के टूथपेस्ट में इज लाइक फ्लोराइड कंटेंट। क्योंकि बच्चे इतना, सबको पता है बच्चे इतना ध्यान दांतों का नहीं रख पाएंगे, बच्चों के लिए ब्रश करना इज लाइक कुल्ला करना। तो वो फ्लोराइड क्या करेगा, जो केरीज है उसके चांसेस को प्रिवेंट करेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि केरीज नहीं होंगी, इट्स लाइक कि वो अच्छे से ब्रश करेगा तो जो चांसेस है प्रिवेंट होगा। टॉपिकल फ्लोराइड भी होता है कि जैसे जिन बच्चों में ज़्यादा केरीज हो रही है तो हम उसमें टॉपिकल फ्लोराइड पेरेंट्स को बोलते हैं आगे कराने के लिए। सेकेंड चीज़, बड़ों में ज़्यादा होता है कि वो क्या करते हैं ना, पूरा टाइम ब्रश करने में निकाल देते हैं कि सर हमने 2 बार ब्रश करा है, 3 बार ब्रश करा है। आप ब्रश अच्छे तरीके से करिए, 2 बार करिए, 2 से ज़्यादा मिनट नहीं करिए। कुछ लोग क्या होता है जैसे हल्का सा पेन हो या कुछ हो आप ब्रश कर लिया, ऐसे नहीं करना। ज़्यादा ब्रश करने से आपके जो दांत की लेयर होती है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होएगी,
आपको फिर लॉन्ग टर्म में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट होगा। ठीक है। सेकंड चीज़ जो मैंने पहले भी बताया था, मसूड़े वाली चीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में कैविटीज़ वाली प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितनी गम प्रॉब्लम है। एंड अगर आप गम प्रॉब्लम के साथ अगर यू हैव डायबिटीज़ तो वो एक गंदा कॉम्बो है जी, क्योंकि हीलिंग पावर बॉडी की थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जी जी बिल्कुल। तो बस ये चीज़ों का ख्याल रखना है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, इट्स लाइक आपने डे टू डे कुछ भी खाया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि हम भी मीठा खाते हैं, लेकिन जब भी आप मीठा खाओ तुरंत कुल्ला कर लो। कोई भी स्टिकी चीज़ आप खा रहे हो कुल्ला कर लो एटलीस्ट, मतलब कुछ एक्यूमुलेट मत होने दो मुँह में। जी मैं समझती हूँ ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, शायद सबको पता भी हैं, पर हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते और वहीं हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डॉक्टर सौरभ से अगर आप मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अपने दांतों का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट से, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सक्षम मित्तल। वेलकम टू द शो डॉक्टर सक्षम। डॉक्टर सक्षम, अर्थराइटिस को लेके बहुत सारे मेरे व्यूअर्स में मिथ्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूँगी आप सबसे पहले तो ये बताएं व्हाट इज़ अर्थराइटिस और ये कितने टाइप्स की होती है, सो दैट पीपल एटलीस्ट कम टू नो कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। जी देखिए, अर्थराइटिस शब्द, जहाँ पर भी हम आइटिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे हेपेटाइटिस मतलब लिवर की सूजन, वैसे ही आर्थराइटिस, आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस का मतलब हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है। और आर्थराइटिस के बारे में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्थोपेडिक कॉज में, ऑर्थोपेडिक से की जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से डिसेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। इससे लोग मतलब काफ़ी पीड़ित रहते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ वैसे डील नहीं कर पाते हैं और में दिक्कत होती है उनको, अपना कॉन्फिडेंस लूज करते रहते हैं और काफ़ी कोई पेशेंट डिप्रेशन तक में चले जाते हैं जी। तो अर्थराइटिस के बारे में अगर हम बात करें तो ये मुख्य तौर पर दो तरीके की होती है। प्राइमरी अर्थराइटिस माने एज के साथ जो हमारी अर्थराइटिस होती है, जिसको डीजनरेटिव अर्थराइटिस भी कहते हैं, और सेकेंडरी अर्थराइटिस जो कि किसी और कारण की वजह से हो रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ऑटो इम्यून अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बाई के नाम से भी जानते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है जॉइंट के पास और उसके कारण अर्थराइटिस हो जाती है, कुछ इन्फेक्शंस के कारण, ट्यूमर के कारण, तो ये सब कारण सेकेंडरी अर्थराइटिस के कारण है। जो एज रिलेटेड होता है उनको हम प्राइमरी अर्थराइटिस बोलते हैं जी। डॉक्टर सक्षम, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, वेदर चेंज में ही अक्सर बढ़ जाती है, एंड एट द सेम टाइम कोविड के बाद आई थिंक दिस हैज़ बीन अनदर रीज़न, और फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को कुछ गाइड करें। देखिए, अभी अगर हम सीजनल वेरिएशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली जॉइंट से रिलेटेड पेन्स हमारे विंटर सीजन में बढ़ जाते हैं। इसके मेन कारण होता है कि हमारी बॉडी को हमको वार्म रखने की ज़रूरत होती है, जो कि हम नहीं रख पाते हैं। हमारे ब्लड फ्लो जो जॉइंट्स में जाता है वो थोड़ा कम रह जाता है, इसलिए मसल्स स्टिफनेस होने के चांस, जॉइंट स्टिफनेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। और स्पेशली हमारी सनलाइट से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, जो हमको डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं मिल पाता, जिससे हमको मुख्य तौर पे विटामिन डी मिलता है, और जो हमें डाइटरी सोर्सेज में कम मिलता है, मेनली सनलाइट से मिलता है। तो विटामिन डी की कमी की होने की वजह से, और अगर आप फीमेल्स की बात करते हैं, उसमें एक सर्टेन एज के बाद हमारी बोन डेंसिटी कम होते चली जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस सेट होने लगती है। तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको उसी समय पे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब मतलब कारण है कि जॉइंट पेन्स फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, विंटर्स में ज़्यादा होते हैं। और अगर आप कोविड के बारे में बात करें तो कोविड ने हमारी पूरी जॉइंट्स, सारे बॉडी के ऑर्गन्स को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट किया है जी। अभी हमको बहुत से केसेस ऐसे मिल रहे हैं जिसमें हमको हिप की एवेस्कुलर नेक्रोसिस मिल रही है, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, या तो जिनको लंबे टाइम तक स्टेरॉइड लेना पड़ा कोविड में, उसमें ऐसा मिला है हमको कि ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे हिप जॉइंट में जाती है वो हैम्पर हो गई है, और वो हिप जॉइंट खराब हो गया लोगों का, और उन पेशेंट्स को जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ रहा है अभी। तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मेरे को अराउंड 12 पेशेंट्स ऐसे मिल चुके हैं जिनको हमने इवेंचुअली हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ा पोस्ट कोविड। ओके, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? लाइक इज देयर एनीथिंग पीपल कैन सिट एट होम एंड डू, और इज एक्सरसाइज द ओनली ऑप्शन? डेफिनेटली अगर हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल रख रहे हैं, अपना डेली एक्सरसाइजेस अराउंड 20 to 25 मिनट्स की कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो आपको पसंद है, डांसिंग, कोई गेम खेल सकते हैं, कोई एरोबिक एक्सरसाइजेस, एनी एक्सरसाइज ऑफ एनी टाइप।
प्लस अपना एक हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट मेंटेन करना है हमको, फास्ट फूड अवॉइड करना है, स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करना है और एक बेसिक न्यूट्रिशियस डाइट हमको फॉलो करना। तो आर्थराइटिस को समझने के लिए पहले हमको एक किसी भी जॉइंट की नॉर्मल एनाटमी को समझना है। हमारा इस तरह से जॉइंट दिखता है, जैसे हम देखिए ये नी जॉइंट का एक मॉडल है। हर एक जॉइंट में एक ग्रीस की एक लेयर रहती है, जो एक कार्टिलेज की लेयर रहती है, जिसको हम आम भाषा में ग्रीस की लेयर बोलते हैं। ये 9 से 10 मिलीमीटर की थिकनेस रहती है दोनों बोन्स में, और जवानी में, बचपन में काफ़ी स्मूथ रहती है। अब अगर किसी भी कारण से आर्थराइटिस सेट होती है, या तो एज के कारण या किसी और सेकेंडरी कारण, तो ये ग्रीस की परत धीरे धीरे घिसती चली जाती है। अगर आप इस मॉडल में देखेंगे तो हमको दिखेगा इस तरह से वो ग्रीस की लेयर घिस गई है, और अंदर हमको ये जो रेड पार्ट है ये हमारी बोन एक्सपोज हो जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है नॉर्मल ऑपरेशन में, जिनका हम ऑपरेशन करते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट का, इसी तरीके से हमको नी के अंदर घिसावट मिलती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, पेशेंट को पेन होता है, स्वेलिंग होती है, जॉइंट के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, कभी कभी जॉइंट्स में टेढ़ापन भी आ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स आते हैं क्योंकि ये जो कार्टिलेज की लेयर है ये अफेक्टेड होती है, और ये एक बार जब खराब हो जाए तो दोबारा रिपेयरेबल नहीं होती। इसको हम नहीं रिपेयर कर सकते, इसलिए ये धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। जी जी। तो डॉक्टर सक्षम, अभी ये जो आपने बताया, नीज में भी तो सेम कंडीशन हमारी होती है व्हेन वी गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। तो उसके लिए भी आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन टू माय व्यूअर्स हाउ इट इज एक्चुअली हैपनिंग। ओके, सो एक मॉडल नीज के लिए भी मैं चाहूँगी डॉक्टर सक्षम को दिया जाए। जब हम नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रहता है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव ऑप्शन रहता है पेन कंट्रोल में। अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस हम मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, डाइटरी मॉडिफिकेशन से अपना थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके कंट्रोल कर सकते हैं, उससे लाइफ बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे नीज के अंदर टेढ़ापन आ गया है, हमारे नीज इंस्टेबल हो रहे हैं, या हमको हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही हैं, तब हमको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है। नी रिप्लेसमेंट में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट मॉडल में आपको दिखाया था कि जो हमारी कार्टिलेज की लेयर है वो घिस जाती है, तो हम बेसिकली उसी तरीके से ये जो कार्टिलेज की लेयर को पूरी तरीके से शेव ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं, और एक आर्टिफिशियल जॉइंट, आर्टिफिशियल मेटल की कैप्स होती हैं, उस तरह से लगा देते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें, जैसे अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब आप कराते हैं तो आपका जो इन्फेक्टेड दांत होता है उसको आप घिस के सीमेंट के साथ कैप लगा देते हैं, उसी तरीके से हम इसमें जो ग्रीस की लेयर बची कुची है उसको पूरी तरह से शेव ऑफ करके एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देते हैं ऊपर और नीचे। तो इस तरीके से करते हैं कि आपका फाइनली जो जॉइंट होता है वो सीधा हो जाता है, आपका पैर आपका, अब क्योंकि कोई बोन आपस में टकरा नहीं रही, एक आर्टिफिशियल चीज़ है, तो पेन खत्म हो जाता है और आपकी मूवमेंट पूरी आ जाती है। ओके जी। तो डॉक्टर सक्षम, कितना इफेक्टिव रहता है ये, लाइक वंस इफ समबडी गेट्स दिस डन, तो इसकी कोई वैलिडिटी, ड्यूरेशन कितना टाइम तक चलता है? देखिए, जो आजकल हमारे पास बेस्ट इम्प्लांट्स आ रहे हैं, इंपोर्टेड इम्प्लांट्स आ रहे हैं, उनकी लाइफ हम मानते हैं 20 to 25 ईयर्स तक रहती है। तो हम मानते हैं जो अपने 60 ईयर्स के बाद करा रहा है सर्जरी, उसकी लाइफ टाइम आराम से निकल जाएगी। जी जी। पेशेंट उसी दिन वॉकर के सहारे खड़ा होकर चल सकता है, 2 वीक्स के अंदर वो वॉकर छूट जाता है, और पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में 1 to 1.5 मंथ्स में रिटर्न कर सकता है। आजकल पेन कंट्रोल के बहुत अच्छे तरीके हैं, पेशेंट को पेन भी नहीं महसूस होता इतना। तो जो हम सर्जरी करते हैं उस टेक्निक का नाम हम रैपिड रिकवरी जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को कम से कम ब्लड लॉस से हम सर्जरी करते हैं ताकि उसकी रिकवरी फास्ट हो सके। ओके डॉक्टर सक्षम, यू मास्टर इन स्पोर्ट्स सर्जरीज आल्सो, स्पोर्ट्स इंजरीज, सॉरी। सो स्पोर्ट्स इंजरीज में तो एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। डेफिनेटली। तो किसी को ऐसा भी होता होगा कि कुछ केसेस ऐसे होते होंगे बहुत छोटी एज में भी किसी को नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है? मैम बेसिकली एज, जो अगर कम एज की हम बात कर रहे हैं जिनको होती है, या तो उनको कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम रहती है, या अर्ली स्टेजेस में जो जुवेनाइल आर्थराइटिस होती है, बहुत रेयर केसेस में हमको ज़रूरत पड़ती है कम एज में, लेकिन जिनको ज़रूरत पड़ती है उस एज में हमको करना भी पड़ता है जॉइंट रिप्लेसमेंट। और उस एज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर लाइफ रहती है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है, तो उनको आगे जाके एज में दोबारा भी वो सर्जरी, रिविजन सर्जरी भी करानी पड़ेगी। अच्छा, इज दैट आल्सो सेफ? या क्योंकि मान लीजिए किसी को स्पोर्ट्स पीपल, यंग चिल्ड्रन 20-25 की एज में अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई, या मे बी बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, तो उनको अगर मान लीजिए और 20 इयर्स के बाद अगेन दे आर जस्ट 40-45, डेफिनेटली वी कैन डू इट अगेन। उनके अलग तरीके के इम्प्लांट्स आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को बेसिकली नी रिप्लेसमेंट्स की कम जरूरत पड़ती है, उनको मेनली लिगामेंट इंजरीज होती हैं। हम उन सर्जरीज को आर्थ्रोस्कोपिकली करते हैं, जो की होल सर्जरीज बोलते हैं, उससे हम सिर्फ उसी लिगामेंट को रिपेयर करके हम ये आर्थराइटिस की स्टेज को रोक सकते हैं। जी। कुछ सर्जरीज या कुछ इंजरीज तो मैं समझती हूँ पेशेंट्स
खुद इनवाइट कर लेते हैं, लाइक गोइंग टू द जिम्स एंड एक्स्ट्रा डूइंग समथिंग, ओवर डूइंग थिंग्स। तो और कई बार ऐसा होता है यंगस्टर्स खासकर जब उनको कुछ लग भी जाता है, मान लीजिए जिम में, इवन इफ देयर इज पेन दे डोंट इवन बॉदर, या वो सोचते हैं कि हम नहीं बताएंगे किसी को, एंड दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो मैं चाहूँगी कि उसके लिए आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड करें, स्पेशली द यंगस्टर्स, क्योंकि वो टाइम से डॉक्टर के पास ना जाने की वजह से भी कई बार अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाकर इन्वाइट कर लेते हैं। बिल्कुल, देखो हमको अपनी बॉडी को एज अ मशीन समझना चाहिए। एक तो अगर आप समझे किसी मशीन को आप ओवर यूज़ करेंगे, गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो मशीन ख़राब होगी। तो उसी तरीके से अगर आप अपनी बॉडी का गलत इस्तेमाल करेंगे, मतलब अगर आप डेफिनेटली एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही तरीके से एक्सरसाइजेज करना इंपॉर्टेंट है। लोग जाते हैं डायरेक्ट वेट ट्रेनिंग करते हैं, उससे पहले आपको बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करना ज़रूरी है, जिससे आप वो इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, 10-15 मिनट्स आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वो सब करने से आपकी बहुत सारी इंजरीज प्रिवेंट हो सकती हैं। तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें, और इवन एक्सरसाइज करने के बाद भी थोड़ी स्ट्रेचिंग करें ताकि आपके लिगामेंट्स लूज रहें, इंजरी होने का चांस कम हो जाए। और आजकल स्पेशली जिम वाले लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का बहुत यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी, लेकिन उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपकी मसल्स वगैरह स्ट्रेंथ बन जाती है, लेकिन कभी भी ओवर यूज़ की वजह से इंजरी होती है। हमको बहुत सारे बाइसेप्स टियर के केसेस भी मिलते हैं और आपकी बोन्स को वो वीक करते हैं। तो जो हमने एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में बात करी थी, वो भी उन पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है। जी, तो जिम फूड जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मसल्स और बाइसेप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मैं चाहूँगी आप एक बार उनको ज़रूर बताएं कि वेदर दे शुड टेक दिस और नो। जी, देखिए जब ये जिम फूड्स नहीं थे तब भी लोग अपने वैसे ही बॉडी बना पा रहे थे। हमारे हेल्थ बेसिकली हमको जो नेचुरल सोर्सेज हैं, हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आपके एलमंड्स हो गए, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, तो इन सब चीज़ों में भी उतना ही न्यूट्रिशन है जितना आपको आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता है। और आजकल क्योंकि मार्केट्स में यू कैन नॉट रिलाई कि कौन से प्रोडक्ट्स में कितना अच्छा ऑथेंटिसिटी मिलेगी आपको, उसमें एडल्ट्रेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो हम कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने नेचुरल सोर्सेज से जितना हम यूटिलाइज कर सके अपनी डाइट को, वो यूज़ करें। डॉक्टर सक्षम, मैं चाहूँगी जाने से पहले आप मेरे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो वो घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जॉइंट पेन और जॉइंट वेयर एंड टेयर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अभी मेरा मेन सजेशन अपने यंग व्यूअर्स को यही रहेगा कि आजकल कोविड के बाद स्पेशली हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो कि सर्वाइकल पेन और लो बैक पेन के साथ आ रहे हैं। उनका मेन रीज़न ये है कि कोविड के दौरान उनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब रहा। जो वो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हुआ है, उसमें वो पेशेंट्स बेड पे लेट के किसी भी पोस्चर में अपना काम कर रहे हैं, जिससे उनकी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और डेफिनेटली डिस्क की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है उनको। कुछ प्रोफेशन जैसे टीचर्स हैं जो IT सेक्टर में काम करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है। तो मेन है कि अपना पोस्चर सही रखें, उसको प्रिवेंट करने के लिए रेगुलरली बैक की एक्सरसाइजेस करें। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो पिलो अवॉइड करें, हार्ड मैट्रेस पे सोएं और डेली एक्सरसाइजेस करें और न्यूट्रिशियस डाइट लें, तो इससे आप ये बैक पेन की प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सक्षम, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू। तो दोस्तों, डॉक्टर सक्षम से अगर आप मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जल्दी ही मिलते हैं और नए एक्सपर्ट्स के साथ अगले हफ्ते। थैंक यू।